दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप सबकी फरमाइश आ रही थी कि कर्नल रंजीत के मेजर बलवंत सीरीज़ के नॉवेल्स इस चैनल पर पेश किए जाएं। तो लीजिए, आज आपका इंतज़ार ख़त्म होता है और आज आप सुनेंगे मेजर बलवंत सीरीज़ का पहला नॉवल, जिसका नाम है 3 बहरूपिये। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी। आज के वीडियो में आप सुनेंगे नॉवल का पहला भाग। देश के संगीतकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों और दूसरे ऐसे ही लोगों ने ये फैसला किया कि बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपया दिया जाए। उन्होंने बम्बई में जुलूस निकालकर बाजार में लोगों से 10 लाख रुपए जमा कर लिए थे। अब 1 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए वो देश की राजधानी दिल्ली में आए हुए थे। इन सारे लोगों और इनके साथ रिपोर्टर्स का जुलूस रामलीला मैदान से चलकर कनॉट प्लेस में पहुंचा था। इसी जुलूस में मेजर बलवंत और उसके साथी भी शामिल थे। वो एक खुली कार में खड़े थे। मौका देखकर कार से निकलकर वो लोगों के पास पहुंच जाते थे और उनके सामने रुमाल, पर्स और झोलियां फैला देते थे। देश के महान कलाकारों के प्रशंसक खुशी खुशी रुपए नौछावर कर रहे थे। जब ये जुलूस प्लाजा सिनेमा से गुजर रहा था तो मेजर बलवंत ने देखा कि एक जवान लड़की थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनकी कार के पास पहुंच जाती है और कार के साथ साथ चलने लगती है। जब भी मेजर और उसके साथी कार से उतरते, वो लड़की हर बार कुछ न कुछ चंदा जरूर दे देती। हर बार चंदा देते वक्त मेजर की तरफ देखती और मुस्कुरा देती थी। मेजर उसकी मुस्कुराहट का राज जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उस खूबसूरत लड़की की उम्र 20-21 साल की होगी। उसने छोटी सी 2 रंग की कमीज पहन रखी थी और सफ़ेद रंग की बेल बॉटम। उसके सिर के बाल वैसे तो कटे हुए थे, लेकिन 2 लटकन कानों के पास अलग से झूल रही थीं। कानों में बड़ी बड़ी बालियां थीं और हाथों की उंगलियों में लाल और नीले नगों की चांदी की अंगूठियां थीं। लड़की का गोरा चिट्टा लंबोतरा चेहरा उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। कलाकारों का ये जुलूस जब ऑडियंस सिनेमा से आगे बढ़ता हुआ कॉफ़ी हाउस की तरफ चला तो अचानक वो लड़की भीड़ में कहीं गायब हो गई। जुलूस अब चोपड़ा बिल्डिंग के सामने पहुंच चुका था। 2 मंजिली और 3 मंजिला बिल्डिंगों की खिड़कियां खुल गई थी। इन बिल्डिंगों में बहुत सी फर्मों के ऑफिस थे। चोपड़ा बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर टाइपराइटर बनाने वाली एक फर्म के डायरेक्टर मिस्टर विनय नागपाल भी अपने ऑफिस की खिड़की पर खड़े हुए कलाकारों को देख रहे थे। अचानक उन्होंने अपने पीछे हल्के कदमों की चाप सुनी। मुड़कर देखा तो ऑफिस के दरवाजे में 50 साल का एक सजीला आदमी खड़ा था। उसने हल्की धारियों वाला नीला सूट पहना था और सफ़ेद बालों के बावजूद वो काफ़ी जवान और तंदुरुस्त लग रहा था। उसका दायां हाथ उसके कोट की दाहिनी जेब में था। आने वाले ने जेब से हाथ निकालकर विनय की तरफ बढ़ा दिया। विनय ने उसे हाथ मिलाया और उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में ज़बरदस्त ताकत थी। उसे इस बात की हैरानी भी हुई कि उस अजनबी ने हाथ मिलाते वक्त उसका हाथ जानबूझकर जोर से दबाया भी था। बैठ जाइए नागपाल साहब, आने वाले ने विनय का हाथ छोड़ते हुए कहा। फिर उसके बैठने से पहले ही वो खुद बैठ गया। विनय नागपाल थोड़ा हैरान हुआ। असल में होना तो ये चाहिए था कि अपने ऑफिस में आने वाले को बैठने का वो खुद इशारा करता, लेकिन इसके विपरीत आने वाले ने उसे बैठने का इशारा किया और बिना कुछ कहे उसके सामने कुर्सी पर उससे पहले बैठ भी गया। फिर उस अजनबी ने बिना कोई भूमिका बनाए सीधे शब्दों में कहना शुरू किया, मेरा अंदाज़ा है आपकी उम्र 50 साल से तो ऊपर होगी ही। जी हाँ, मैं 51 साल का हूँ, विनय नागपाल ने जवाब दिया। इतनी उम्र हो जाने के बावजूद वो काफ़ी हैंडसम था। बालों में अभी सफ़ेदी नहीं आई थी। माथा चौड़ा, आंखें भूरी और बड़ी बड़ी थीं। बदन भी हेल्दी और सुडौल था। उसने पूछा, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं और उससे पहले ही मेरी उम्र पूछने का अनोखा सवाल कर दिया। आने वाला बोला, पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। ये बताइए कि आपकी चेतना से किस हद तक जान पहचान है। चेतना का नाम सुनकर विनय नागपाल चौंक पड़ा। फिर जल्दी ही संभलते हुए उसने कहा, मैं चेतना को अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो मिस्टर नागपाल, मैं चेतना का पिता हूँ। नाम है मेरा ब्रह्मदेव वर्मा। इनकम टैक्स में ऑफिसर हूँ और तुम्हें ये बता दूँ कि हर एक पिता अपनी बेटी के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ये बात तो तुम जानते ही होंगे। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। आज मैं आपको बहुत सारे मतलब समझाने आया हूँ और अब शराफत को ताक पर रखते हुए आपको एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूँ। आज से चेतना से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दो, समझे? लेकिन मैं क्यों मिलना जुलना बंद कर दूँ चेतना से? वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ और जल्दी ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और यह भी झूठ है कि चेतना तुम्हें प्यार करती है। चेतना के साथ पढ़ने वाली अमीर लड़कियों ने उसका दिमाग खराब कर रखा है।
क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कुल 21 साल की है और तुम 51 साल पार कर चुके हो? तुम दोनों की उम्र में 30 साल का फर्क है। पति पत्नी के रिश्ते के लिए ये फर्क बहुत बड़ा है। तुम आखिर कब तक उसका साथ निभा पाओगे? मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने विधवा होते नहीं देखना चाहता। लेकिन आप भूल रहे हैं मिस्टर वर्मा, चेतना बालिग हो चुकी है। वो अपनी मर्जी से शादी करने के लिए आज़ाद है। ये अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा। अगर दो आदमी एक दूसरे से प्यार करते हुए जीना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं तो उन्हें इससे कोई नहीं रोक सकता। अदालत के दरवाजे खुले हैं जहाँ बड़ी ही आसानी से शादी हो सकती है। ब्रह्मदेव वर्मा ने सवाल किया, क्या ये सच है कि तुम्हारी 2 बीवियां मर चुकी हैं और उन दोनों पत्नियों से तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं? जी हाँ, ये सच है, लेकिन दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। ओह, और उसके बाद भी तुम्हें नई शादी का शौक चर्राया है, और वो भी अपनी उम्र से बहुत ही कम उम्र की लड़की से। तुमने चेतना को बहलाया फुसलाया है, उसे बहकाया है। इतनी कम उम्र की लड़की से शादी की बात सोचते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? देखिए मिस्टर वर्मा, चेतना मुझसे प्यार करती है और मुझे ही अपना पति बनाना चाहती है। हाँ, तुम्हें अभी पता नहीं है कि वो तुम्हें क्यों अपना पति बनाना चाहती है। एक भूल तुम कर रहे हो और दूसरी भूल चेतना कर रही है। तुम्हें अभी मालूम नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हें अपना पति क्यों बनाना चाहती है। वो इसलिए कि तुम्हारे पास कार है, आलीशान बंगला है, तुम्हारे घर में गलीचे, टीवी, फ्रिज, एसी और इसी तरह की सारी सुविधाएं हैं। कुल मिलाकर तुम्हारी आमदनी अच्छी खासी है। और अगर यही सब बात है तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ काला धन भी जरूर होगा, नंबर 2 का। बस इसीलिए वो तुमसे शादी करना चाहती है। मैं जो आज यहाँ आया हूँ वो इसीलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। इतना कहकर ब्रह्मदेव ने दीवार पर लगी फोटो की तरफ देखा जिसमें टाइपराइटर के सामने बैठी एक लड़की टाइप कर रही थी। ब्रह्मदेव ने फुर्ती से जेब में हाथ डालकर एक चाकू निकाल लिया और उठकर खड़ा हो गया। नागपाल उसे शक की निगाहों से देखने लगा। ब्रह्मदेव ने फुर्ती से चाकू घुमाकर उस फोटो पर दे मारा। चाकू का फल फोटो में दिखाई दे रही लड़की की गर्दन में लगा और दीवार में धंस गया। फिर उसने आगे बढ़कर दीवार में से चाकू को खींच लिया और रूखी आवाज में बोला, याद रखना, तुम आज से चेतना से नहीं मिलोगे। इतना कहकर वो विनय के पास पहुंचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर ऑफिस से निकल गया। नागपाल अपना सिर पकड़कर धम से कुर्सी पर बैठ गया। अब वो चेतना के पिता की धमकी को खोखली धमकी मानने की गलती नहीं कर सकता था। उसके ताकतवर हाथ का जो थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था उससे उसका गाल अभी तक झंझना रहा था। दूसरी तरफ एक्टरों, म्यूजिशियनों और दूसरे लोगों का जुलूस रीगल तक पहुंच चुका था। वहां से उस जुलूस को करोल बाग की तरफ मुड़कर चांदनी चौक पहुंचना था। चांदनी चौक में मेजर बलवंत ने देखा कि वही खूबसूरत लड़की फिर से उसकी कार के पास आकर मुस्कुराने लगी और कुछ पल के बाद फिर से गायब हो गई। जुलूस चांदनी चौक से लाल किला और वहां से बहादुर शाह जफर मार्ग होता हुआ इंडिया गेट के आगे बोट क्लब पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री ने 1,50,00,000 रुपए राहत कोष के लिए लेकर कलाकारों और सब लोगों का आभार प्रकट किया। जब जुलूस बिखरा उस वक्त दोपहर का 1:30 बजा था। मेजर बलवंत और उसके साथी 2 बजे नया नगर होटल में खाना खाकर कॉफी पी रहे थे कि कमरे के बाहर हल्की सी दस्तक हुई। फिर किसी ने बाहर से बड़ी ही रसीली आवाज में पुकारा, मेजर बलवंत। डोरा ने उठकर दरवाज़ा खोला। मेजर ने देखा कि दरवाजे में वही खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो जुलूस में उसकी कार के पास आकर मुस्कुराते हुए बार बार उसे चंदा दे जा रही थी। ओह, आप आइए, मेजर ने कहा। लड़की थोड़ा इठलाती हुई मेजर बलवंत के सामने आकर बैठ गई और फिर बोली, मेजर साहब, क्या प्यार करना पाप है? क्या किसी ऐसे आदमी से प्रेम करना जुर्म है जिससे कोई प्यार न करता हो? इस अजीब से सवाल पर मेजर बलवंत चौंक उठा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे ख्याल से तो ये दोनों बातें कोई गुनाह नहीं है। तो फिर मेरे पिता मुझे अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए क्यों रोक रहे हैं? आज उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं विनय जी के पास जाकर उनसे मिली तो वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। और थोड़ी देर पहले ही उन्होंने विनय जी के पास जाकर उन्हें भी धमकी दी है कि अगर वो आज के बाद मुझसे मिलते हैं या मेरे साथ कोई रिलेशन रखते हैं तो चाकू उनकी गर्दन के आर पार उतार देंगे। मेरे पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे मेरी खुशियों से दूर क्यों रखना चाहते हैं वो? मेजर बलवंत ने कहा, देखिए मिस, हर एक बाप अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर की कामना करता है। इस टोका टाकी के पीछे जरूर कोई ऐसी बात होगी जो आपके पिता को नापसंद होगी। वो असल में मेजर साहब, विनय जी की उम्र 51 साल की है और मैं 21 साल की हूँ, लेकिन उम्र का ये फर्क हमारे जीवन भर के साथ में रुकावट कैसे बन सकता है भला? मेजर बलवंत ने कहा, हाँ, उम्र में ज्यादा अंतर तो है, लेकिन प्यार भरे दिलों को इसकी कोई चिंता नहीं होती।
देखिए मेजर साहब, हमारे लिए ये बात ना बहुत ही परेशानी का कारण बन गई है। हम पुलिस में इस बात की रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते कि मेरे पिता हमें धमकी दे रहे हैं, और वो भी कत्ल करने की। ना ही विनय अपने होने वाले ससुर के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या आप इस बारे में हमारी कोई मदद कर सकते हैं प्लीज़? ये एक निजी मसला है। मेजर बलवंत ने कहा, मैं इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे ये खुशकिस्मत विनय जी कौन है जिनसे आप शादी करना चाहती हैं? और आपने अपना भी तो इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं दिया है। जी, मैं चेतना हूँ, एम.कॉम के लास्ट ईयर में पढ़ती हूँ। विनय जी टाइपराइटर्स की एक मशहूर फर्म डायमंड टाइपराइटर्स के डायरेक्टर हैं। D42 सुंदरनगर में रहते हैं। मेरे पिता जो हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, ब्रह्मदेव वर्मा, और हम लोग N38 कीर्तिनगर में रहते हैं। मालती ने दोनों पते नोट कर लिए। वो जानती थी कि मेजर बलवंत सिर्फ मर्डर्स के केस ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रॉब्लम्स को हल करने के केस भी लिया करता है। मेजर ने कहा, देखिए मिस चेतना, शायद मैं इस बारे में आपकी कोई खास मदद नहीं कर पाऊंगा। इन सारे तथ्यों को ठीक से समझ लेने के बाद ही मैं यह फैसला कर सकूंगा कि मुझे ये केस अपने हाथ में लेना चाहिए या नहीं। थैंक यू मेजर, मैं फिर से आपके पास आऊँगी। आप अभी 3-4 दिन तो दिल्ली में रहेंगे ना? चेतना ने उठते हुए कहा। जी हाँ। आप कॉफ़ी लेंगी? जी नहीं, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। फिर वो सबको नमस्ते कहकर चली गई। उसके जाने के बाद मेजर, मालती, सुधीर, डोरा, सोनिया और सुनील ने चेतना के केस पर सलाह मशवरा शुरू कर दिया, लेकिन वे लोग कोई भी फैसला नहीं कर पाए। मेजर बलवंत के साथियों का एक सुझाव था कि चेतना को शादी से रोकना नहीं चाहिए, और उनका दूसरा ख्याल ये था कि चेतना के पिता की बात भी कुछ हद तक ठीक है कि चेतना को इतनी बड़ी उम्र के आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए। नाश्ते के बाद वो अपने स्वीट के ड्राइंग रूम में बैठे इवनिंग न्यूज़ पढ़ रहे थे। एक समाचार पढ़कर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। आज कलकत्ता के फेमस बिजनेसमैन लक्ष्मी चंद कानोडिया के साथ बहुत ही दुखद घटना घट गई। कलकत्ता के कारखाने के मालिकों से 1 करोड़ की धनराशि जुटाकर उन्होंने ड्राफ्ट तैयार करवाया था। 1 करोड़ का वो ड्राफ्ट आज प्रधानमंत्री को पेश किया जाना था। कलकत्ता से वो हवाई जहाज से दिल्ली आ रहे थे कि रास्ते में ही उनका प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में 23 पैसेंजर थे और 5 क्रू के मेंबर्स थे। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। प्लेन में जांच ब्यूरो की एक जासूस इला अरविंद भी थी, जो सेठ कानोडिया की सिक्योरिटी के लिए ट्रैवल कर रही थी। वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठी है। ये न्यूज़ बहुत ही दुखद थी। मेजर बलवंत और उसके साथी इस बारे में गहरा दुख प्रकट कर ही रहे थे कि कमरे के बाहर हल्की सी दस्तक हुई। मालती ने दरवाज़ा खोला और सामने एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी, जिसने साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल भूरे थे, आंखें हल्की नीली, गोल चेहरा और खिलता हुआ रंग। उसकी ठोड़ी पर एक काला तिल था और उसने कलाई पर चौड़े डायल की घड़ी बांध रखी थी। दाएं हाथ में हैंडबैग था। जी आइए, मेजर बलवंत ने कहा। लड़की ने कमरे में कदम रखते हुए कहा, मैं मेजर बलवंत से मिलना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं ही मेजर हूँ, आइए बैठिए। लड़की ने एक कुर्सी पर बैठते हुए उसका अभिवादन किया और बोली, आपके पास आने के अलावा मुझे और कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था। आपको क्या परेशानी है मिस? मेजर ने पूछा। जी, असल में मेरा नाम चेतना है और मेरे पिता ब्रह्मदेव वर्मा एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। मुझे एक आदमी से प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इतना सुनना था कि मेजर और उसके साथी हैरानी से मुँह बाए देखते रह गए कि अब ये दूसरी चेतना की प्रॉब्लम कहाँ से टपक पड़ी। असली चेतना ये है जो उनके सामने बैठी है, या फिर वो थी जो 2 घंटे पहले आई थी? मेजर बलवंत के होठ गोल हो गए। वो बोला, मिस चेतना, आप जिसे प्यार करती हैं, क्या उसका नाम विनय नागपाल है, जो टाइपराइटर्स की मशहूर फर्म डायमंड टाइपराइटर्स के डायरेक्टर हैं? इस पर लड़की चौंकी और भौचक्की रह गई। उसने हैरानी से कहा, जी हाँ, आपने बिल्कुल सच कहा, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं जासूस हूँ मिस चेतना, तभी तो आप अपनी प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आई हैं। मैं तो ये भी जानता हूँ कि आज आपके पिता ने आपको धमकी दी है, और वो धमकी ये है कि अगर आपने विनय जी से मिलना नहीं छोड़ा तो वो आपकी गर्दन उड़ा देंगे। चेतना का मुंह और भी जोर से खुल गया। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? और आज ही आपके पिता ने विनय को भी धमकी दी है कि अगर उन्होंने आपसे मिलना नहीं छोड़ा तो चाकू उनकी गर्दन के आर पार कर देंगे। और इस धमकी की वजह यह है कि वो आपसे उम्र में 30 साल बड़े हैं। अब तो लड़की के जैसे छक्के ही छूट गए। वो मेजर बलवंत का मुंह ताकती रही, फिर हैरानी भरी आवाज़ में बोली, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे हालात इतनी अच्छी तरह से कैसे जान गए। आपकी सारी बातें सच हैं और मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ क्योंकि हम मेरे पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं कर सकते,
और इसीलिए मैं मदद मांगने आपके पास आई हूँ। मेजर बलवंत कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने पूछा, मिस चेतना, क्या इस वक्त आपका कोई फ़ोटो होगा आपके पास? जी हाँ, ये रहा। चेतना ने अपना हैंडबैग खोला और उसमें से एक पर्स निकाला। पर्स खोलकर एक फ़ोटो निकाली और मेजर की तरफ बढ़ा दी। ठीक है, आप कल सुबह आने की तकलीफ़ कीजिए। मैं कल ही आपको बता पाऊंगा कि आपकी कोई मदद कर सकता हूँ या नहीं। चेतना चलने के लिए उठ खड़ी हुई, फिर अचानक रुककर बोली, आपको इस मदद की पूरी कीमत भी मिलेगी मेजर। मेजर ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, क्या तुम्हारी कोई बहन भी है चेतना? जी नहीं। ओके, क्या तुम A38 कीर्तिनगर में रहती हो? जी हाँ। लेकिन आपको कैसे मालूम? जवाब में मेजर सिर्फ मुस्कुरा दिया। हैरान परेशान चेतना ये सोचती हुई चल दी कि ये कैसा जासूस है जो उसके नाम धाम और उसकी निजी जिंदगी के बारे में सारी जानकारी पहले से ही रखे हुए है। उसके जाने के बाद मेजर बलवंत और उसके साथी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। डोरा बोली, ये भी खूब रही, 2 लड़कियां एक जैसी प्रॉब्लम लेकर आई हैं। दोनों का नाम चेतना है, दोनों मिस्टर विनय नागपाल से शादी करना चाहती हैं, दोनों के पिता इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और दोनों के ही पिता का नाम ब्रह्मदेव वर्मा है। ये तो इम्पॉसिबल है। मालती ने कहा, अरे इन दोनों में से एक लड़की नकली चेतना है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मालती, ये कुछ अनोखा ही मामला है। ज़रा देखो, तुम्हारे पास विनय नागपाल का पता दर्ज है ना? D42 सुंदरनगर। तो सुनील के साथ तुम दूसरी चेतना का फोटो लेकर विनय नागपाल के पास जाओ और पता करो कि क्या यही वो चेतना है जो उसे प्यार करती है। मालती सुनील को लेकर चली गई। मेजर ने अब डोरा और सुधीर से कहा, तुम दोनों चेतना के पिता के पास जाओ, उसको दोनों चेतनाओं के हुलिये बताकर पूछो कि कौन सी चेतना उसकी बेटी है। डोरा और सुधीर भी कमरे से बाहर निकल गए। तब तक शाम हो चुकी थी। मेजर बलवंत अकेले पाकर सोनिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने को ही था कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनिया ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे में 60 साल का एक रईस खड़ा दिखाई दिया। उसने चमकीला काला सूट पहन रखा था। बादामी रंग की कमीज पर सफ़ेद नेकटाई लगा रखी थी। टाई का पिन सोने का था। उसकी मोटी मोटी उंगलियों में हीरे जड़ी अंगूठियाँ थीं। दाढ़ी छोटी थी, मूछें कटी चटी थीं। सिर के बाल आधे काले आधे सफ़ेद थे। दाहिने हाथ में पकड़ी छड़ी भी काफ़ी कीमती थी। उसकी दाहिने आंख पर मोनोकल था, जिसकी पतली सी चेन उसके कान में लटक रही थी। कोट की बाईं जेब में इवनिंग न्यूज़ खुला हुआ था। जी आइए, मेजर बलवंत ने कहा। आप मेजर बलवंत हैं? जी हाँ, मेजर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। आने वाले ने अपनी छड़ी बाईं बगल में दबाई और मेजर बलवंत से हाथ मिलाया। जी बैठिए। जब वो बैठ गया तो मेजर भी उसके सामने बैठ गया। आने वाले ने सोनिया को तारीफ भरी नज़रों से देखा, छड़ी को कुर्सी के साथ टिकाया और आंखों से मोनोकल उतार दिया, जो कान से लटकती चेन के साथ झूलता रहा। अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए वो बोला, बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाया हूँ आपको। मैंने इवनिंग न्यूज़ में ये खबर पढ़ ली थी कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कलाकारों, साहित्यकारों और बहुत बड़े बड़े लोगों की टोली चंदा इकट्ठा कर रही है। आप भी उसके साथ जुलूस में शामिल थे, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से आपका पता लगा पाया हूँ। तो मेजर, आपने आज के इवनिंग न्यूज़ में वो प्लेन क्रैश वाली खबर तो पढ़ ही ली होगी, जिसमें 28 लोगों की जानें चली गई हैं, 23 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स को जान गंवानी पड़ी है। उनमें कलकत्ता के फेमस बिजनेसमैन लक्ष्मीचंद कानोडिया भी थे, जो वहां से 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके प्रधानमंत्री को भेंट करने आ रहे थे। मेजर बलवंत ने थोड़ा उखड़े स्वर में कहा, जी हाँ, मैंने भी पढ़ी है वो न्यूज़। क्या आप मुझे वो न्यूज़ सुनाने आए हैं? जी नहीं मेजर, मैं आपको बताने आया हूँ कि लक्ष्मीचंद कानोडिया मैं ही हूँ। मेजर बलवंत और सोनिया हैरानी से उसे घूरने लगे। सेठ ने उनके चेहरे के भाव देखकर कहा, असल में मैं उस प्लेन में नहीं था जो क्रैश हो गया। मैंने अपने नाम से किसी दूसरे आदमी को उस प्लेन में भेजा था और अभी फ़िलहाल भी मैं आपके सामने अपने नकली रूप में ही हूँ, यानी मेकअप में। ये मेरा नॉर्मल पहनावा नहीं है। जिसको मैंने अपनी जगह प्लेन में भेजा था उसने भी मेरे जैसा ऐसा ही लिबास पहन रखा था। मेजर बलवंत को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था। आप लक्ष्मीचंद कानोडिया हैं? क्या वाकई? जी हाँ, आपको भरोसा दिलाने के लिए मैं आपको वो ड्राफ्ट दिखाता हूँ जो मुझे प्रधानमंत्री को भेंट करना था, 1 करोड़ रुपए का, लेकिन अब मैं खुद इसे भेंट नहीं कर सकता। ये कहकर सेठ कानोडिया ने अपनी जेब से एक भारी पर्स निकाला जो नोटों से भरा हुआ था। पर्स में से उसने एक बैंक ड्राफ्ट निकाला और मेजर के हाथ में थमा दिया। मेजर ने ध्यान से उसे चेक किया। ड्राफ्ट सचमुच 1 करोड़ रुपए का था और प्रधानमंत्री के नाम पर था। अब मेजर को भरोसा करना ही पड़ा कि उसके सामने वाकई लक्ष्मीचंद कानोडिया ही बैठा है। ड्राफ्ट को देखते हुए वो गहरी सोच में डूब गया। 2 मिनट खामोश रहने के बाद बोला, आपके कहने से तो ऐसा लगता है
कि आपको प्लेन क्रैश की भनक पहले ही लग गई थी और आपको पहले से ही ये पता था कि अगर आपने उस प्लेन में ट्रैवल किया तो प्लेन को क्रैश कर दिया जाएगा। शायद यही वजह थी कि आपने अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को भेजा, खास तौर से ये जानने के लिए कि आपके ऊपर हमला होता है कि नहीं। जी हाँ मेजर, आपने सही अंदाज़ा लगाया। मैं दूसरे प्लेन से यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ आकर आप ये जाहिर नहीं होने देना चाहते कि आप यहाँ आ चुके हैं, इसलिए आपने ये नया भेष बनाया है। जी हाँ, सही कहा आपने मेजर। तो इसका मतलब तो ये हुआ सेठ जी कि आप अपने दुश्मन को जानते हैं? नहीं मेजर, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले मुझे चेतावनी ज़रूर दी गई थी कि मैं सावधान रहूं। मेरे ऊपर बड़ा हमला होने की इन्फॉर्मेशन थी। ये चेतावनी मुझे फ़ोन पर दी गई थी। ओह, आपको ये चेतावनी किसने दी थी? जी, कोई औरत थी, जवान औरत। उसने चेतावनी दी थी और उसके तुरंत बाद फ़ोन काट दिया था। देखिए मेजर साहब, चाहे मैं दूसरे प्लेन से यहाँ पहुँचा हूँ और मैंने मेकअप भी किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुझे शक है कि मेरा पीछा किया जा रहा है। मैं आपसे मदद चाहता हूँ। आप प्लीज़ पता लगाइए कि वो कौन है जो मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। मेजर बलवंत के हाथ में अभी तक वो बैंक ड्राफ्ट था। उसने उसे सेठ कानोडिया की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने कहा, इसे आप अपने ही पास रखिए और मेरी तरफ से आप ही प्रधानमंत्री को दे दीजिएगा। मेजर बलवंत ने कहा, आप घबराइए नहीं, हम आपकी सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम करेंगे। ये बताइए कि आप ठहरे कहाँ हैं? जी, मैंने रिंग रोड पर एल्फिन होटल में 114 नंबर का कमरा ले लिया है, सेठ कानोडिया ने बताया और मेजर के हाथ से बैंक ड्राफ्ट लेकर अपने पर्स में रख लिया। फिर अपनी चेकबुक और पेन खोलकर उसने 10,000 की रकम लिखकर चेक काटा और मेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे स्वीकार कीजिए मेजर। इससे बड़ी रकम का चेक आपको उस समय भेंट किया जाएगा जब आप ये पता लगा लेंगे कि उस प्लेन को किसने तबाह किया था जिसमें मैंने अपनी जगह अपने भरोसेमंद आदमी को भेजा था। जब आप उस आदमी को पकड़ लेंगे जिसने मेरा कत्ल करने की ठान रखी है। मैं अभी कुछ दिन दिल्ली में ही रहूँगा क्योंकि अभी मेरा कलकत्ता जाना खतरे से खाली नहीं है। ये कहकर सेठ कानोडिया उठकर खड़ा हो गया। मेजर से हाथ मिलाकर और सोनिया को नमस्ते करके वो कमरे से बाहर निकल गया। मेजर ने कहा, सोनिया, तुम सेठ कानोडिया के पीछे पीछे जाओ, कौन जाने आज ही उस पर कोई हमला कर दे। और हाँ, वहाँ जाकर होटल के मैनेजर से ये भी पूछ लेना कि सेठ कानोडिया वहाँ किस नाम से होटल में ठहरे हुए हैं। मेजर का ऑर्डर पाकर सोनिया उठी और सेठ के पीछे चल दी। अकेले में मेजर बलवंत इस पूरी सिचुएशन पर विचार करने लगा। कोई 1 घंटे बाद सुधीर और डोरा लौट आए और उनके तुरंत बाद ही मालती और सुनील भी। वो बैठे ही थे कि सोनिया भी लौट आई। सुधीर, डोरा, मालती और सुनील ने रिपोर्ट दी कि जो दूसरी चेतना अपनी फ़ोटो देकर गई थी वही असली चेतना है। ब्रह्मदेव शर्मा और विनय नागपाल ने भी इस बात की पुष्टि की कि वही फ़ोटो वाली चेतना ही असली चेतना है। सोनिया ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, एल्फिन होटल में सेठ लक्ष्मीचंद कानोडिया इस वक्त भगवती कुमार जोशी के नाम से ठहरे हुए हैं। रास्ते में मुझे कोई भी संदिग्ध आदमी नहीं दिखा और ना ही कोई कठिनाई आई। मेजर बलवंत ने अपने बाकी साथियों को कानोडिया से हुई सारी बातें बताने के बाद कहा, दोस्तों, इस वक्त हमारे सामने 2 चेतना और 2 सेठ कानोडिया हैं। एक चेतना नकली है। हैरानी इस बात की है कि उसे असली चेतना के निजी रिश्तों और दूसरी बातों की जानकारी कैसे मिली और वो असली चेतना से पहले आकर हमसे क्यों मिली। उसने हमारे सामने असली चेतना की प्रॉब्लम क्यों रखी, इसमें उसका क्या फ़ायदा था। और ठीक इसी तरह से 2 कानोडिया सेठों में से एक कानोडिया सेठ भी नकली है। सोनिया ने सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है कौन सा सेठ कानोडिया नकली होगा? सोनिया, अगर तुमने अखबार ध्यान से पढ़ा हो तो तुम्हें मालूम हुआ होगा कि प्लेन में जांच एजेंसी की एक जासूस भी मौजूद थी। वो उस प्लेन में किसी नकली सेठ कानोडिया की निगरानी के लिए तो सवार नहीं हो सकती। उसे ज़रूर पता होगा कि प्लेन में असली कानोडिया ही था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो प्लेन में कभी सफ़र नहीं करती। ओह, सोनिया बोली, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सेठ कानोडिया अभी हमारे पास आया था और जो भगवती कुमार जोशी के नाम से होटल में ठहरा हुआ है वो नकली सेठ है। लगता तो यही है सोनिया, लेकिन उसके पास जो 1 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट है उससे साबित होता है कि असली सेठ कानोडिया वही है, क्योंकि अगर वो नकली होता तो उसके पास इतनी बड़ी रकम का ड्राफ्ट कहाँ से आया होता। मालती ने एक नई गुंजाइश सामने रखी, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि प्लेन पर सवार होने से पहले इसने असली कानोडिया का ड्राफ्ट चुरा लिया हो? मेजर बलवंत ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ड्राफ्ट की चोरी बेकार की बात है, क्योंकि वो ड्राफ्ट किसी दूसरे के काम नहीं आ सकता। वो तो केवल प्रधानमंत्री राहत कोष में ही जमा हो सकता है। उस पर साफ साफ शब्दों में प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ है।
खैर जो कुछ भी हो, 2 चेतनाओं और 2 सेठों का ये मामला कुछ टेढ़ा सा है, कुछ अजीब सा। हमें सेठ कानोडिया पर नजर रखनी होगी, जो अभी अभी ड्राफ्ट लेकर हमारे कमरे में आया था। तुम में से कौन उसकी निगरानी पर जाना चाहेगा? जवाब में सबके सब सेठ की निगरानी पर जाने को तैयार हो गए। मेजर को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उसका कोई भी साथी काम से जी नहीं चुराता। उसने डोरा और सुधीर को इस काम के लिए चुना और बोला, सेठ कानोडिया की निगरानी पर जाने से पहले रात का खाना खाते जाना। ठीक है मेजर। खाना खाकर सुधीर और डोरा अपनी ड्यूटी पर निकल गए। इस समय रात के 10:30 बजे थे। इससे 2 घंटा पहले यानी 8:30 बजे 2 कारें सर्वोदय कॉलोनी में एंटर हुईं। दोनों कारें कीचड़ और मिट्टी से अटी पड़ी थीं। एक 2 मंजिला मकान के खुले गेट में से लॉन के साथ साथ जा रहे सड़कनुमा गलियारे पर होकर दोनों कारें एक के पीछे एक जा खड़ी हुईं। उस मकान की बनावट बंगले जैसी थी। बंगले के बाईं ओर के दरवाजे के आगे कैनोपी के नीचे एक औरत आई। वो अगली कार की तरफ ताकने लगी। अगली कार के पिछले दोनों तरफ के दरवाजों में से 2 आदमी निकले। उनमें से एक आदमी भारी भरकम और हट्टा कट्टा था। दूसरा आदमी मंझोले डील डोल का था। उसने बंद गले का काला कोट पहन रखा था। काले कोट के नीचे चौड़े पांचों वाली पैंट थी। सिर के ऊपर किसी मोटे कपड़े के ऊपर मड़ी तिलेदार पगड़ी थी। ये कोई मारवाड़ी सेठ जान पड़ता था। उसी अगली कार के अगले दरवाजे में से एक और हट्टा कट्टा आदमी निकला। उसने कैनोपी के नीचे खड़ी औरत को हाथ से कुछ इशारा किया। वो औरत आगे बढ़ी। उसने मारवाड़ी सेठ की बाह में बाह डाल दी और उसे अपने साथ लेकर मकान के दरवाजे में अंदर चली गई। उस कार की अगली सीट पर एक औरत सीट से सिर टिकाए सो रही थी। पिछली कार की अगली सीट पर से एक आदमी और एक औरत उतरे। आदमी का कद मंझोला था। उसने आधुनिक फैशन का सूट पहन रखा था। औरत बड़ी सजी संवरी हुई थी। उसकी उम्र 28-29 साल के आसपास होगी। बदन के लचीलेपन का तो ये हाल था कि उसका अंग अंग बोलता हुआ सा महसूस हो रहा था। आधुनिक फैशन वाला सूट पहने आदमी ने अगली कार के पास आकर हट्टे कट्टे नौजवान से पूछा, ये अभी तक बेहोश है ना? जी हाँ, शायद 10-15 मिनट में होश में आ जाएगी। इसे जल्दी से अंदर ले चलो। दोनों हट्टे कट्टे नौजवानों ने अगली सीट पर से बेहोश औरत को बाहर निकाला। उस औरत के बदन पर अमेरिकन जॉर्जेट की साड़ी थी। ये साड़ी थोड़ी ढीली बंधी हुई थी और बाएं कूल्हे पर कुछ जली हुई थी। दोनों नौजवान उसे उठाकर बंगले के अंदर ले गए और उन्होंने एक अंधेरे कमरे में ले जाकर उसे लिटा दिया। वो औरत 10-15 मिनट तक पलंग पर लेटी रही, फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सांसों के साथ उसके कराहने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने जल्दी से आंखें फिर से इस तरह बंद कर लीं जैसे कोई भयानक दृश्य देखकर डर गई हो। उसके पूरे शरीर में कंपकपी सी दौड़ गई। कुछ पल बाद उसने हिम्मत बटोरी और फिर से आंखें खोलीं। अपने हाथों को चेहरे और बदन पर फेर कर उसने ये जानने की कोशिश की कि वो जिंदा है या नहीं। तभी कमरे के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। 2 पल बाद आधुनिक फैशन का सूट पहनने वाला आदमी कमरे में आया और उसने बत्ती जलाकर कमरे में रोशनी कर दी। औरत को कुछ पल उसे पहचानने में लगे और फिर उसके होठों पर एक कमजोर सी मुस्कान उभर आई। उसका हाथ उसके दाएं कूल्हे पर चला गया और वो दर्द के मारे कराह उठी। आने वाला उसके पास आकर पलंग पर बैठ गया और उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर थपथपाते हुए बोला, अब मत डरो, तुम जिंदा हो। तुम्हारे कूल्हे पर जले हुए का घाव है। फिक्र की कोई बात नहीं है। ओह, मैं आपकी मेहरबानी का बदला कभी नहीं चुका सकूंगी। कितना भयानक सीन था वो। मर्दों, औरतों और बच्चों को अपनी आंखों के सामने जलते तड़पते भला कौन देख सकता है? आदमी ने बड़े ही आराम से कहा, तुम मेरी मेहरबानी का बड़ी ही आसानी से बदला चुका सकती हो। वो कैसे? अगर तुम ये बता दो कि तुम असली आदमी का पीछा कर रही थी या फिर नकली का। औरत ने कहा, ये मैं नहीं बता सकती। मैं अपने डिपार्टमेंट का कोई भी नियम और कानून कैसे तोड़ सकती हूँ भला? सोच लो, अभी भी तुम्हारी जिंदगी की डोर हमारे हाथ में है। लेकिन आप हैं कौन? और क्या आपने मेरी जान इसलिए बचाई कि मैं आपको ये राज बता दूंगी? अगर वाकई ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। ये सिर्फ मेरी जिंदगी और नौकरी का ही सवाल नहीं है, मेरे देश की भलाई का भी सवाल है। मैं आपके सवाल का जवाब किसी भी हालत में नहीं दे सकती कि मैं किसकी निगरानी कर रही थी। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, औरत ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। आदमी 2 मिनट तक उसे घूरता रहा, फिर उसने ताली बजाई। जवाब में एक हट्टा कट्टा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। सूट वाले ने कहा, तीसरा कर्तव्य दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ, तैयार होकर जल्दी आओ। नौजवान लौट गया। सूट वाले ने औरत से फिर पूछा,
क्या तुम एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करना चाहोगी? बिल्कुल नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और एकदम अटल है, औरत ने बड़ी ही दिलेरी और हिम्मत से कहा। सूट वाला इस जवाब को सुनते ही कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद एक लंबा आदमी उस कमरे में आया। उसने जादूगर जैसा काला और बेढंगा लिबास पहन रखा था। उसके दोनों हाथों में 2 लंबी लंबी हड्डियां थीं। लगता था ये किसी मुर्दे की जांघ की हड्डियां थीं। पलंग पर बैठी औरत ने उसे देखा तो डर गई। जादूगर जैसे दिख रहे आदमी ने दोनों हड्डियां इस तरह तान रखी थीं जैसे नश्तर की तरह उनको औरत के सीने में भोंक देगा। औरत की चीख निकल गई। जादूगर ने दोनों हड्डियां औरत की गर्दन के दोनों तरफ सटा दीं और उनसे उसका गला दबाने लगा। औरत दोबारा चिल्ला नहीं सकी। उसका गला घुटता चला गया। दोनों हड्डियों के सिरों को जादूगर ने दोनों हाथों में थाम रखा था। दांत पीसते हुए वो और जोर लगाकर हड्डियों के सिरों को आपस में मिलाता जा रहा था और बीच में फंसी औरत की गर्दन घुटती जा रही थी। आखिर में औरत की जीभ बाहर निकल आई। जब उसके होठों के किनारों से खून की लकीरें बहने लगीं तो उस आदमी ने अपने हाथों का दबाव थोड़ा कम किया। औरत धड़ाम से पलंग पर गिर पड़ी। आदमी ने औरत पर एक उचटती सी नज़र डाली और कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ नया नगर होटल से सुधीर और डोरा एल्फिन होटल जा चुके थे। उन्हें गए हुए 20 मिनट हो चुके थे। अचानक निचली मंजिल पर से शोर सा उठा। मालती और सुनील उसी पल निचली मंजिल की तरफ लपके। जब वो वापस लौटे तो मेजर ने पूछा, ये कैसा शोर था नीचे? होटल का एक वेटर खबर लाया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड पर एक नाले में किसी औरत की जली हुई लाश मिली है। लाश के पास एक एयरबैग मिला है। बैग में उस औरत के टिकट पर कलकत्ता से आई उड़ान नंबर 18 अंकित है। लोगों का कहना है कि ये नंबर उसी प्लेन का है जो कलकत्ते से आते हुए रास्ते में क्रैश हो गया था। ये सुनते ही मेजर चौंक पड़ा। क्या उस टिकट पर औरत का नाम नहीं लिखा था? उसने पूछा। सुनील ने बताया। वेटर का कहना है कि औरत के टिकट पर उसकी जगह स्याही पुती हुई थी जहां पर पैसेंजर का नाम लिखा होता है। सब लोग इस बात पर हैरान हैं कि कलकत्ता से आने वाला वो प्लेन कानपुर और दिल्ली के बीच में क्रैश हुआ था और जलकर तबाह हो गया था। फिर उस औरत की लाश दिल्ली के जाकिर हुसैन रोड के नाले में कैसे पहुंच गई? वो लाश तो उसी जगह के आसपास कहीं होनी चाहिए थी। जहां जलता हुआ प्लेन गिरकर तबाह हुआ था। हाँ, ये तो वाकई काफ़ी हैरानी की बात है, मेजर ने कहा। चलो हम भी मौका वारदात पर चलते हैं। अभी पुलिस अपनी ज़रूरी कार्रवाई निपटा रही होगी। हम सही वक्त पर पहुंच जाएंगे। 20 मिनट में ही ये लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड के खुले नाले के पास पहुंच गए। पुलिस कर्मचारी वहां गैस लैंपों के उजाले में अपनी जांच पड़ताल करने में बिजी थे। ये जांच पड़ताल निज़ामुद्दीन एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर की देखरेख में हो रही थी। मेजर बलवंत ने वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर को अपना परिचय दिया तो वो चौंक गया। देश का एक महान जासूस उसके सामने खड़ा था। जब मेजर बलवंत ने लाश देखने की इच्छा प्रकट की तो इंस्पेक्टर और भी हैरान हो गया। वो समझ गया कि इतना मशहूर जासूस जब खुद यहाँ पहुंचा है तो इसका मतलब है कि घटना गंभीर है, मामला नॉर्मल नहीं है। करीब 5 मिनट तक मेजर बलवंत लाश को देखता रहा। फिर उसे उलटते हुए उसने कहा, ये लाश जलते हुए प्लेन में से निकली लाश नहीं है। इस औरत को यहीं जलाया गया है। अच्छा इंस्पेक्टर, ज़रा एयरबैग से इस लाश का जो टिकट मिला है वो तो दिखाइए। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से टिकट निकालकर मेजर को थमा दिया। मेजर बलवंत ने टिकट को अच्छी तरह से देखने के बाद कहा, इतना तो तय है कि ये टिकट उसी प्लेन का है जो क्रैश हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब प्लेन जलकर तबाह हो गया तो ये टिकट कैसे बच गया? इससे साफ जाहिर है कि एक्सीडेंट के टाइम कुछ पैसेंजर बच गए थे, जिनमें से ये औरत भी एक थी। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, क्या आपका मतलब ये है कि इस औरत को दिल्ली लाने के बाद कत्ल किया गया है और फिर यहाँ जलाया गया है? जी हाँ, मेरा यही मतलब है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया होगा? इसे दिल्ली लाकर मारा गया और फिर नाले में डालकर जला दिया गया। कौन करेगा ऐसा? इन्हीं सवालों के जवाब तो हमें खोजने हैं इंस्पेक्टर। वापसी में पूरे रास्ते मेजर बलवंत यही सोच रहा था कि वो जली हुई औरत आखिर कौन हो सकती थी। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो अपने दिमाग पर लगातार जोर डाल रहा था। उधर डोरा और सुधीर जब टैक्सी से उतरे और बिल चुकाकर आगे बढ़े तो रिंग रोड पर बना एल्फिन होटल बिजली के बल्बों की तेज रोशनी में जगमगा रहा था। डोरा और सुधीर के वहां पहुंचने से पहले ही वहां पर एक अजीब घटना घट चुकी थी जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी। मेजर बलवंत से मिलकर आने के बाद सेठ लक्ष्मीचंद कानोडिया जब होटल की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 114 में पहुंचा तो धम से सोफे पर गिर पड़ा। वो गहरी सोच में डूबा था। वो इस बात से डरा हुआ था
कि उसके ऊपर जरूर भयानक हमला होगा। मेजर बलवंत से मिल लेने के बावजूद वो पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाया था और इसीलिए उसने सोचा कि बचाव के नाते उसे पुलिस की मदद भी ले ही लेनी चाहिए। उसने टेलीफोन डायरेक्टरी से डीआईजी का नंबर निकाला और उसे फ़ोन करके सारी बात बताई। डीआईजी ने उसे उसकी सिक्योरिटी का पूरा पूरा भरोसा दिलाया। सेठ कानोडिया ने उसे अपने नए मेकअप के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दी। कुछ देर बाद डीआईजी ने लाजपत नगर के पुलिस स्टेशन का फ़ोन नंबर मिलाया। इंस्पेक्टर अमरजीत राजन को उसने आदेश दिया कि अपने 2 सार्जेंट सादे कपड़ों में एल्फिन होटल भेज दे, जो हथियारों से लैस हों और सेठ कानोडिया की सिक्योरिटी पर काम करें। डीआईजी ने कमरा नंबर और सेठ कानोडिया का हुलिया भी बता दिया। इंस्पेक्टर अमरजीत राजन ने 2 सार्जेंट बुलाए, उन्हें हथियारों से लैस होकर सादा लिबास में होटल एल्फिन जाने का आदेश दिया। उसने उनसे कहा कि वो मोटरसाइकिलों पर जाएं और खुद भी वो 15-20 मिनट बाद वहां पहुंच जाएगा। दोनों सार्जेंट अपनी मोटरसाइकिलों पर रवाना हो गए। सार्जेंटों के रवाना होने से 5 मिनट पहले सूट बूटधारी 2 भारी भरकम जवान एल्फिन होटल में दाखिल हुए। पहली मंजिल पर कमरा नंबर 114 के सामने पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। ये कमरा होटल के पिछले हिस्से में था। उसकी 2 खिड़कियां गली के मकानों के सामने खुलती थीं। उस छोटी सी गली में इस वक्त अंधेरा छाया हुआ था। कौन है? कमरे में बैठे सेठ कानोडिया ने पूछा। हमें आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है। हम आपके कमरे की एक नज़र जांच कर लेना चाहते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपकी सुरक्षा के लिए सही सही कदम उठा सकें। सेठ कानोडिया ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने 2 हट्टे कट्टे नौजवानों को देखकर वो खुश हो उठा कि ये वाकई में उसकी सिक्योरिटी कर सकते हैं। वो दरवाजे से एक तरफ हट गया ताकि वो दोनों कमरे में दाखिल हो सकें। आने वाले नौजवानों में से एक ने सेठ कानोडिया की बाह में अपनी एक बाह डाल दी और दूसरा हाथ फुर्ती से उसके मुंह पर रख दिया। दूसरे ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और सेठ की पीठ पर सटा दिया और फिर गंभीर आवाज़ में आदेश दिया, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। सेठ ने गर्दन को झटका देकर अपना मुंह आज़ाद कराया और बोला, कौन हो तुम? मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तुम चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। पहले नौजवान ने फिर से सेठ का मुंह अपनी हथेली से दबा दिया। वो उसे घसीटकर खिड़की के पास ले आया। दूसरे ने रिवॉल्वर की नाल सेठ की पीठ में और गड़ाते हुए कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना है और तुम हमारे साथ चलोगे, लेकिन हाँ, पहले ज़रा पिछली गली का नज़ारा तो देख लो। ये कहकर उसने पैंट की जेब में से छोटी सी एक टॉर्च निकाली और उसे जला दी। उसकी रोशनी उसने गली में इस तरह फेंकी जैसे किसी को सिग्नल दिया हो। सेठ की नज़रें गली की तरफ गईं और आधे मिनट के बाद गली में से किसी ने टॉर्च जलाई। ऊपर वाली टॉर्च की रोशनी गली में मौजूद एक औरत के चेहरे पर पड़ी। सेठ उसे देखकर आंखें झपकाने लगा। दूसरे नौजवान ने रिवॉल्वर की नाल सेठ की गर्दन पर रखकर कहा, देख रहे हो ना नीचे सेठ जी, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। सेठ की नज़रें उस औरत के चेहरे पर ही जमी थीं। औरत का चेहरा सूजा हुआ था और उसके होठों पर कोई चीज़ चिपकी हुई थी। जब टॉर्च की रोशनी उसके हाथों पर पड़ी तो सेठ ने देखा कि औरत के दोनों हाथ भी बंधे हुए थे। वो दुविधा भरे स्वर में बोला, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो पहले ही सीधी तरह क्यों नहीं मान गए? और याद रखना, अगर हमारे साथ चलते हुए तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा या कोई और चालाकी करने की कोशिश की तो ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा मददगार भी लाशों के ढेर बन जाओगे। चलो अब, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। अपने कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दो। सेठ कानोडिया उनके आदेश मानने पर मजबूर था। उसने गली में जिस औरत को देखा था उसे वो अपना तन मन बेचकर भी बचाना चाहता था। वो औरत उसे लंबी खोज के बाद मिली थी। उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी को किसी भी मुसीबत में झोंक सकता था। इसलिए उसने कोई एतराज़ नहीं किया, किसी को मदद के लिए आवाज़ भी नहीं लगाई। गली में 2 कारें खड़ी थीं जिनके नंबर ढक दिए गए थे। इत्तेफाक से इंस्पेक्टर अमरजीत राजन के भेजे हुए दोनों सार्जेंट भी उसी गली में आकर रुके। वो खुद को जताए बिना सेठ कानोडिया की सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहते थे। तभी उनकी मोटरसाइकिल की हेडलैम्प की रोशनी सामने पड़ी। सेठ कानोडिया उस वक्त कुछ लोगों के साथ कार में दाखिल हो रहा था। अरे, ये सेठ जी तो कहीं जा रहे हैं। दूसरे सार्जेंट ने सेठ को उसके लिबास और हुलिये से पहचान लिया था। उनके साथ कुछ दूसरे लोग भी हैं। तुम यहीं रुको और इंस्पेक्टर साहब के आने का इंतज़ार करो। मैं इन कारों के पीछे जाता हूँ। तुम कहीं मत जाना, मैं यहीं लौटूंगा। ये देखना भी ज़रूरी है कि सेठ जी किन लोगों के साथ जा रहे हैं। दोनों कारें चल पड़ीं। रिंग रोड पर आकर वो महारानी बाग की दिशा में दौड़ने लगीं। सादा कपड़ों में मोटरसाइकिल पर एक सार्जेंट ने उनका पीछा शुरू कर दिया था। ऐसा करते हुए उसने
अपनी मोटरसाइकिल और कार के बीच जरूरी फासला बनाए रखा था। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राजन जब होटल के पिछवाड़े पहुंचा तो दूसरे सार्जेंट ने उसे पूरी सिचुएशन से अवगत कराया। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, ये अच्छा हुआ कि सार्जेंट ने उन कारों का पीछा करना ज़रूरी समझा। अब हम उसका यहीं इंतज़ार करेंगे। और हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा सार्जेंट सुखदेव, जैसा कि तुमने बताया कि उन दोनों कारों की नंबर प्लेटें ढकी हुई थी, इससे ये तो साफ है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। मुझे पूरा शक है कि सेठ को धोखे से कहीं ले जाया जा रहा है, तो उनकी गैर मौजूदगी में कोई आकर उनके कमरे से कीमती चीज़ों पर हाथ साफ ना कर जाए। तो ऐसा करो, तुम होटल में जाओ और कमरा नंबर 114 की निगरानी करो। मैं यहाँ पर सार्जेंट सुंदर के आने का इंतज़ार करता हूँ। ठीक उसी वक्त सुधीर और डोरा छिपते छिपाते होटल की पिछली गली में आ पहुंचे। इंस्पेक्टर उस वक्त एक पेड़ के पत्तों के नीचे खड़ा था। उसने डोरा और सुधीर को चोरों की तरह गली में आते देखा तो चौकन्ना हो गया। डोरा आगे आगे थी और सुधीर उसके पीछे। जैसे ही डोरा उसके नज़दीक पहुंची, इंस्पेक्टर राजन ने लपक कर उसे वहां से पकड़ लिया। डोरा कोई डरपोक लड़की नहीं थी। उसने एक तरफ से कोहनी मारी और दूसरी तरफ से अपनी दाईं जूती की नोक इंस्पेक्टर के पेट में। इंस्पेक्टर कराह कर पीछे हटा और अपना रिवॉल्वर निकालने लगा। इतने में ही सुधीर का जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा। इंस्पेक्टर उस वक्त सादा लिबास में था, इसलिए सुधीर जान नहीं सका कि वो एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर बैठा है। इंस्पेक्टर का हाथ उसकी जेब में ही रह गया और वो पीछे की तरफ गिरकर आधा बेहोश हो गया। सुधीर ने उसकी बगलों में हाथ डालकर उसे उठाया और उससे पूछा, कौन हो तुम? इंस्पेक्टर बुरी तरह से बौखलाते हुए बोला, मैं पुलिस इंस्पेक्टर राजन हूँ। इंस्पेक्टर, आप यहाँ सादा लिबास में क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने सारी बात उन्हें बताई। डीआईजी साहब ने सेठ कानोडिया की सिक्योरिटी के लिए हमें यहाँ भेजा है। सुधीर बोला, ओहो, हम भी तो इसी मकसद से यहाँ आए हैं। हमें मेजर बलवंत ने भेजा है सेठ कानोडिया की निगरानी के लिए। माफ़ कीजिएगा इंस्पेक्टर, अनजाने में हमसे आपके साथ ऐसा बर्ताव हो गया। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो वैसे क्या आप मेजर बलवंत के असिस्टेंट हैं? इंस्पेक्टर राजन ने सुधीर से पूछा। जी हाँ, मेरा नाम है सुधीर और ये है मिस डोरा। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर दोनों से हाथ मिलाए। उसी वक्त मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। इंस्पेक्टर के मुंह से निकला, लगता है सुंदर आ गया। कौन सुंदर? डोरा ने पूछा। सार्जेंट सुंदर, जो सेठ कानोडिया के पीछे गया था। इस गली में 2 कारें आई थीं, उनकी नंबर प्लेटें ढकी हुई थीं। सेठ कानोडिया उन 2 कारों में से एक में बैठकर गए थे यहाँ से। अब सार्जेंट सुंदर से ही पता चलेगा कि वो कहाँ गए थे। सार्जेंट सुंदर की मोटरसाइकिल उन लोगों के पास आकर रुक गई। उसने बैठे बैठे ही इंस्पेक्टर को सैल्यूट मारा और बोला, इंस्पेक्टर साहब जल्दी कीजिए, बहुत जल्दी। और ये कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मोटरसाइकिल उसके ऊपर गिर गई। डोरा और सुधीर ने लपक कर मोटरसाइकिल को उठाकर एक तरफ खड़ा किया और सार्जेंट को होश में लाने की कोशिश करने लगे। तभी डोरा ने कहा, अरे, इनकी पीठ से तो खून बह रहा है। दोनों कंधे पीठ की तरफ लहूलुहान हो रहे हैं। सार्जेंट पर गोलियां किसने चलाईं? और उससे भी हैरानी की बात यह है कि गोलियां खाकर भी ये यहाँ कैसे पहुँच गया? इसे तुरंत होटल में ले चलिए और होटल के डॉक्टर की मदद लीजिए। तीनों ने मिलकर सार्जेंट सुंदर को उठाया और होटल में ले आए। बहुत से लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। एक वेटर जाकर होटल के डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने सुंदर की जांच की और 2 मिनट बाद बोला, गोलियां कंधों को छीलते हुए निकल गई हैं। कोई भी गहराई में नहीं लगी है, इसलिए ये जल्दी ही होश में आ जाएंगे। फिर उसने बैग से दवा निकाली और जल्दी जल्दी सुंदर को 2-3 इंजेक्शन लगा दिए। जल्दी ही सुंदर होश में आ गया। आंखें खोलकर उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, जल्दी कीजिए सर, C102 महारानी बाग। और इतना कहते ही वो फिर से बेहोश हो गया। सुधीर ने कहा, मतलब साफ है इंस्पेक्टर, सेठ कानोडिया को महारानी बाग के C102 बंगले में पहुंचा दिया गया है। डोरा, तुम मेजर साहब को फ़ोन करके उन्हें सारी कहानी सुनाओ और कहो कि वो तुरंत इस एड्रेस पर पहुंचे। नया नगर होटल जंगपुरा में है, तो मेजर साहब को सीधे पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डोरा फ़ोन करने चली गई। सुधीर ने इंस्पेक्टर से कहा, आपके सार्जेंट की देखभाल तो डॉक्टर साहब कर ही रहे हैं। हम लोगों को तुरंत महारानी बाग पहुंचना चाहिए। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। इंस्पेक्टर ने सार्जेंट सुखदेव को साथ चलने का इशारा किया। इतने में फ़ोन करके डोरा भी आ गई और ये चारों महारानी बाग की तरफ चल पड़े। बस्ती में पहुंचकर डोरा ने कहा, हम जाकर पहले उस मकान की टोह ले लेते हैं, उसके बाद हम मेजर साहब का इंतज़ार करेंगे और जैसा उनका आदेश होगा वैसा ही करेंगे। सब ने इस बात पर मंजूरी दे दी। C102 नंबर का मकान अभी नया नया बना था। उसके गेट पर अभी किराए के लिए खाली का बोर्ड टंगा हुआ था, यानी अभी वो किराए पर नहीं उठा था। मकान में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। इंस्पेक्टर ने मकान की तरफ देखते हुए कहा,
लगता है सार्जेंट सुंदर को कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं लगता सेठ को इस मकान में लाया गया होगा। लेकिन जो भी हो, हमें मेजर साहब के आने तक कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जब तक कि बिल्कुल ज़रूरी ही ना हो। 10 मिनट बाद मेजर, सोनिया, सुनील और मालती भी आ गए। मेजर ने डोरा और इंस्पेक्टर से सारी घटना का ब्यौरा सुना और फिर कहा, हमें बहुत सावधानी से इस मकान में दाखिल होना होगा। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि चारों दिशाओं से एक साथ इसमें एंटर करें। मेजर की इस प्लानिंग पर अमल किया गया और मकान में चारों तरफ से वो लोग अंदर दाखिल हुए। सुनील और मालती ने गैराज में झांका तो वहां चौकीदार बंधा पड़ा मिला। मेजर बलवंत और सोनिया बाईं तरफ से मकान में घुसे। इंस्पेक्टर राजन और सार्जेंट सुखदेव पिछवाड़े की तरफ से और सुधीर और डोरा दाईं तरफ से आगे बढ़े। उन्हें बंद खिड़कियां खोलनी पड़ी। इत्तेफाक से अभी किसी भी खिड़की में चिटकनियां नहीं लगी हुई थीं, इसलिए उन्हें अंदर घुसने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मकान में कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ पल तो वे लोग अंधेरे में खड़े रहे, लेकिन जब उन्हें कहीं भी कोई आहट नहीं मिली तो मेजर बलवंत ने राय दी कि हर एक कमरे की अच्छी तरह से जांच की जाए। सब लोग अलग अलग कमरों की तरफ बढ़ गए। मालती ने टॉर्च की रोशनी फर्श पर फेंकी तो वहां सिगरेट का एक टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने पीछे मुड़कर सुनील से कहा, सिगरेट का ये टुकड़ा ताज़ा है, इसका मतलब है यहाँ कोई ज़रूर आया था, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग थे। मेजर बलवंत को एक कमरे का दरवाज़ा बंद मिला। ये दरवाज़ा भीतर से बंद था। सोनिया उसके साथ थी। मेजर ने पीछे हटकर जोर से कंधे का एक झटका दरवाजे पर मारा। दरवाज़ा लहरा सा गया लेकिन खुला नहीं। ज़रा ठहरिए, सोनिया ने कहा, शायद इस कमरे में पीछे कोई खिड़की हो, मैं देख कर आती हूँ। सोनिया मुड़कर गलियारा पार करके कमरे के पिछवाड़े पहुंची। कमरे की खिड़की खुली थी लेकिन अंदर अंधेरा था। सोनिया साहस जुटाकर एकदम से उछली और खिड़की में से निकलकर सीधी दरवाजे तक जा पहुंची। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मेजर बलवंत टॉर्च लिए कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में एक कोने में चारपाई पड़ी थी। उसके आगे एक कुर्सी रखी थी और कुर्सी के पास एक छोटी सी मेज़ थी। मेज़ पर पानी का जग रखा था। मेजर और सोनिया फटी आंखों से चारपाई को घूर रहे थे। उस चारपाई पर एक लड़की पड़ी थी जो डरी आंखों से उन्हें देख रही थी। उसके मुंह पर शॉल बंधा था। सिर से पैर तक उसका बदन चारपाई के साथ जकड़ा हुआ था। लड़की के पूरे चेहरे पर कालिख लगी हुई थी। मेजर बलवंत उसे देखकर मुस्कुराने लगा और फिर आगे बढ़कर उसने उसके गाल थपथपाते हुए कहा, घबराओ नहीं, अभी तुम्हें इस बंधन से आज़ादी मिल जाएगी। गाल थपथपाने की वजह से मेजर के हाथ में भी कालिख लग गई। मेजर और सोनिया ने मिलकर लड़की के बंधन खोल दिए, फिर उसके मुंह से शॉल भी हटा दिया। लड़की पहचानी नहीं जा रही थी क्योंकि उसका चेहरा कालिख से बुरी तरह लिथड़ा हुआ था। वो उठकर चारपाई पर बैठ गई। इतने में सुधीर हाँफता हुआ आया और बोला, 5वें कमरे में सेठ कानोडिया पड़ा है। उसके हाथ पैर जकड़े हुए हैं और आंखें बंद हैं। वो जिंदा है या नहीं? मेजर ने पूछा। मैंने अभी तक उसकी नब्ज और दिल की धड़कन नहीं टटोली। मेजर बलवंत के आदेश पर सोनिया भी उसके साथ चली गई। लड़की की उन्हें परवाह नहीं थी। 5वें कमरे में सेठ कानोडिया फर्श पर पड़ा दिखाई दिया। उसका कोट फटा हुआ था, कमीज का कॉलर खुला हुआ था, मुंह में रुमाल ठूंस कर किसी ने ऊपर से कपड़ा बांध दिया था। उसके हाथ पैर भी जकड़े हुए थे। उसका पूरा शरीर धूल से अटा हुआ था। उसकी सफ़ेद नेकटाई से उसकी आंखें बंद कर दी गई थीं। डोरा और सुधीर ने उसके सारे बंधन खोल दिए। मुंह खुलते ही वो होश में आने लगा। कुछ मिनट बाद उसके गले से कुछ आवाज़ें निकलने लगीं। मेजर बलवंत के इशारे पर मालती पिछले कमरे से पानी का जग उठा लाई। पानी के कुछ घूंट मुंह में पड़े तो सेठ चौंक कर उठ बैठा। उसने घबराहट भरी आवाज़ में कहा, यहाँ से तुरंत निकलो, वरना ऐसा धमाका होगा कि हम में से कोई भी नहीं बचेगा। मुझे बाहर ले चलो, जल्दी। मेजर बलवंत और सुधीर ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। क्या बात है? मेजर ने पूछा। मेजर साहब, ये बहस करने का वक्त नहीं है, इस मकान से फौरन बाहर निकल चलिए। मेजर बलवंत ने सोनिया से कहा, सोनिया, तुम जल्दी से उस लड़की को ले आओ जिसके चेहरे पर कालिख पुती है। 5 ही मिनट में सब लोग बाहर निकल आए। मेजर ने सेठ कानोडिया और लड़की को सुनील की कार में बिठा दिया। इंस्पेक्टर राजन सार्जेंट सुखदेव की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया। मेजर की कार में सुधीर, डोरा और सोनिया आ बैठे। मालती जाकर सुनील के पास बैठ गई। अभी वे लोग मुश्किल से वहां से 50 गज ही दूर गए होंगे कि कानों के पर्दे फाड़ देने वाला एक भयानक धमाका हुआ। कई चीखें एक साथ गूंज उठीं। धरती कांप कर रह गई। बहुत से मकानों की खिड़कियां बज उठीं, जैसे कि भूचाल आ गया हो। कारों को रोककर उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। उस पूरे मकान के परखच्चे उड़ चुके थे। ईंटें उड़ उड़कर रास्ते चलते लोगों और आसपास के मकानों से टकरा रही थीं। सुनील के मुंह से निकला, ओह, इस मकान में डायनामाइट लगाया गया था। जिस लड़की को वो वहां से लाए थे वो थर थर कांप रही थी। सेठ कानोडिया ने कहा, किसी ने हमें बांधकर
उस मकान के साथ हमें भी उड़ा देने की चाल चली थी। आपकी वजह से हम लोग बच गए। धमाके की आवाज़ देर तक सबके कानों में गूंजती रही। इंस्पेक्टर राजन ने सुझाव दिया कि पहले सेठ कानोडिया और उस लड़की को थाने ले जाकर उनके बयान लिखे जाने चाहिए। सब लोग लाजपत नगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। रास्ते में मेजर बलवंत को ये याद करके बड़ा दुख हुआ कि गैरेज में बंधे चौकीदार को निकालना वो बिल्कुल भूल ही गए थे। अगर उसके बंधन खोल दिए जाते तो वो भी बच जाता और उससे दुश्मन के बारे में कुछ जानकारी भी मिल जाती। मेजर बलवंत ने अजनबी लड़की से कहा, आप बाथरूम जाकर हाथ मुंह धोकर आइए। सोनिया उसे पकड़कर बाथरूम की तरफ ले गई। उसकी कलाइयों से अब भी वो चिथड़े लटक रहे थे जिनसे उसे बांधा गया था। इसी बीच सेठ कानोडिया ने अपने बयान में वो सब बताया, किस तरह उसे होटल से लाया गया था। इस पर मेजर ने पूछा, तो वो औरत आपकी गर्लफ्रेंड इंदू चोपड़ा थी जिसे दिखाकर आपको धमकाया गया था कि अगर आप सीधी तरह नहीं चले तो आपको जान से मार डाला जाएगा? जी हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो दिल्ली में क्या कर रही थी? 8 दिन हुए वो अपनी बहन से मिलने दिल्ली आई थी। उसे उन भयानक लोगों के चंगुल में फंसी देखकर मैं डर गया था। जो भारी भरकम आदमी मुझे महारानी बाग के उस मकान में ले गए थे, उन्होंने इंदू चोपड़ा को आज़ाद करने के बदले में मुझसे 1 लाख रुपए की मांग रखी थी। मैंने 1 लाख का चेक काटकर उनको दे दिया था। ये चेक कलकत्ता के सेंट्रल बैंक का था। मैं नहीं जानता कि उन्होंने इंदू को रिहा किया कि नहीं। चेक लेते ही एक गुंडे ने मेरे सिर पर रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा। फिर मुझे होश ही नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। इतने में सोनिया उस लड़की को लेकर आ गई। सोनिया ने अर्थपूर्ण नज़रों से मेजर को देखा। लड़की अब काफ़ी साफ सुथरी नज़र आ रही थी और उसे देखते ही मालती के मुंह से निकला, अरे ये तो पहली चेतना है। मेजर बलवंत भी आंखें फाड़े उसे देख रहा था। वो लड़की सचमुच पहली चेतना थी। सेठ कानोडिया के मुंह से निकला, अमिता तुम यहाँ? मेजर बलवंत तुरंत समझ गया कि पहली चेतना का असली नाम अमिता है और सेठ कानोडिया उसे पहले से ही जानता है। अमिता चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। फिर अचानक उसने सिर उठाकर कहा, पिताजी क्या ये सच है कि मैं आपको ही अपने सामने देख रही हूँ? मेजर ने कहा, सेठ जी आप अमिता को कैसे जानते हैं? अरे मेजर साहब, मैं इसे कैसे नहीं जानूंगा, ये मेरी बेटी अमिता है। ये सुनकर सभी लोग भौंचक्के रह गए। मेजर बलवंत कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने सेठ कानोडिया से कहा, आप ज़रा दूसरे कमरे में चलिए, हम अकेले में मिस अमिता का बयान लेना चाहते हैं। सेठ कानोडिया उठकर जाने लगा तो अमिता ने कहा, नहीं पिताजी आप बैठे रहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं छुपाना है। सेठ ने कहा, लेकिन बेटी तुम यहाँ दिल्ली में कैसे और कब आई? तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। लड़की बोली, पिताजी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। पिछले 3 महीने से मैं आपसे अलग रह रही हूँ और अब मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं रहा कि मैं जहाँ भी जाऊँ उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूँ, क्योंकि अब मैं बालिग हो चुकी हूँ। मेजर ने सवाल किया, आप अपने पिता से नाराज़ क्यों हैं? असल में मेजर साहब, मेरा और चेतना का केस एक जैसा है। ये मेरे पिता हैं, लेकिन मेरी खुशी के रास्ते में दीवार बने हुए हैं। मुझे एक बंगाली एक्टर से प्यार है। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि रविंद्र गांगुली की उम्र 56 साल की है? क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है और उसका एक बच्चा भी है? मैं उस बच्चे की देखभाल अपने खुद के बच्चे की तरह करती हूँ। दुनिया के लिए भले ही मैं सौतेली माँ कहलाऊँ, लेकिन मैं उस बच्चे की सगी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं जिस आदमी से प्रेम करती हूँ उसके लिए हर तरह का बलिदान करने को तैयार हूँ। त्याग और बलिदान का नाम ही तो प्यार है। लेकिन मेरे ये पिता मुझे और रविंद्र गांगुली को धमकी दे चुके हैं कि अगर हमने शादी की तो ये हमें दोनों को गोली मार देंगे। मैं अपने पिता की ये धमकी सुनकर पहले आगरा पहुंची। जिस सहेली के पास गई थी वो घर पर नहीं मिली, हरिद्वार गई हुई थी। तो परसों मैं यहाँ दिल्ली में अपनी दूसरी सहेली के पास चली आई। वो कीर्ति नगर में रहती थी। A37 उसके बंगले का नंबर है। मेरी वो सहेली चेतना के पड़ोस में ही रहती है। उसने बताया कि चेतना का केस बिल्कुल मेरे केस से मिलता है। चेतना को भी एक बूढ़े आदमी विनय नागपाल से प्रेम है और चेतना के पिता भी इस शादी को ना होने देने के लिए तुले बैठे हैं। वो भी अपनी बेटी और उसके प्रेमी को जान से मार डालने की धमकी दे चुके हैं। मैंने आज चेतना को उसके पिता द्वारा दी गई धमकी अपने कानों से सुनी। तब मुझे एक तरकीब सूझी। मुझे पता चल गया था कि मेजर बलवंत दिल्ली में आए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चेतना बनकर आपसे मिलूं और उसका केस आपके सामने रखूं। मेरी इस चाल का बस यही मकसद था कि अगर आपने चेतना की प्रॉब्लम हल कर दी तो मेरी अड़चन भी अपने आप दूर हो जाएगी। जिस तरह से आप चेतना का केस हल करते उसी ढंग से मैं अपने लिए भी रास्ता निकाल लेती। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुझे देखकर आपने मुझे नकली चेतना क्यों कहा? वो इसलिए मिस अमिता
क्योंकि आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही असली चेतना भी अपना केस लेकर मेरे पास आई थी। मैंने खोजबीन कराई तो मुझे पता चला कि वो दूसरी लड़की ही असली चेतना है और आप नकली हैं। और ये राज तो अब खुला है कि आप सेठ लक्ष्मीचंद की बेटी हैं। अब मिस अमिता, आप ये बताने की तकलीफ करें कि जिनको आप अपना पिता कह रही हैं, ये असली सेठ लक्ष्मीचंद कानोडिया ही हैं कि नहीं? अरे, इसमें भी कोई शक है भला? ये मेरे पिता ही हैं, अमिता ने कहा। सेठ जी ने कहा, बेटी अमिता, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि तुम रविंद्र गांगुली से शादी करो, तो अब मैं तुम्हारे रास्ते में दीवार नहीं बनूंगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अमिता ने जल्दी से झुककर पिता के पांव छू लिए और चहकती आवाज में बोली, थैंक यू पिताजी, अब मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। सेठ कानोडिया आंखें मूंदे बेटी की पीठ पर हाथ फेरने लगे। मेजर बलवंत ने पूछा, मिस अमिता, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप महारानी बाग के मकान नंबर 102 में कैसे पहुंची? जी वो मेजर साहब, आपके यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी सहेली के यहाँ गई। वहाँ जाकर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मेरे पिता प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पूछताछ के लिए हवाई अड्डे पर जा रही थी। वहीं पर एक नौजवान मेरे पास आया। वो क्रू मेंबर के लिबास में था। उसने चहकते हुए मुझे बताया कि न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है वो गलत है। मेरे पिता प्लेन क्रैश में मरे नहीं हैं, बल्कि विलिंगडन हॉस्पिटल में घायल पड़े हैं। अपने पिता के जिंदा होने की बात सुनते ही मैं सुध-बुध खो बैठी और तुरंत उसके साथ हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। मैं इतना भी नहीं सोच पाई कि किसी हवाई अड्डे के कर्मचारी को क्या पता कि मैं किसकी बेटी हूँ। जब मैं कार में उसके साथ बैठ गई, तब जाकर मुझे पता चला कि मुझे धोखा दिया गया है। कार में एक औरत बैठी थी। उसने मेरे मुंह पर हाथ फेरा और अगले ही पल मैं बेहोश होती चली गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को उस चारपाई के साथ बंधा पाया। मेजर बलवंत ये कहानी सुनकर हैरान हो रहा था। इसी बीच इंस्पेक्टर अमरजीत राजन चुपके से उठकर बाथरूम में चला गया था। जब वो लौटा तो उसके हाथ में 2 चिथड़े थे। ये वही चिथड़े थे जिनसे अमिता की कलाइयाँ बंधी हुई थीं। ये देखिए मेजर बलवंत, इन चिथड़ों में क्या खास बात है इंस्पेक्टर? मेजर ने हैरानी से पूछा। असल में सर, जब वो प्लेन क्रैश हुआ और ये खबर मिली कि उसमें जांच एजेंसी की जासूस इला अरविंद भी थी, तो उसके साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी कि इला ने अमेरिकन जॉर्जेट की साड़ी पहन रखी थी, नाशपाती के रंग की, और उसके ऊपर तिल्ले गुट्टे के काम से अशोक स्तंभ के 3 छोटे छोटे शेर बने हुए थे। अब जरा इन चिथड़ों को ध्यान से देखिए। ये पक्के तौर पर इला अरविंद की साड़ी के ही हैं। इसका मतलब है कि प्लेन क्रैश में कुछ पैसेंजर बच निकले थे। अगर ऐसा नहीं होता तो इला की साड़ी के चिथड़े यहाँ कैसे आ जाते? और उससे भी बड़ी बात ये कि इला की साड़ी के ये चिथड़े महारानी बाग के मकान नंबर C102 में कैसे पहुंचे? इससे आगे की कहानी सुनने के लिए सुने कर्नल रंजीत के नॉवल 3 बहरूपिये का दूसरा भाग।